हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 10th ऑफ जनवरी। 10th जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, साथ ही जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं, उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और इस द हिंदू एनालिसिस में बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की, जो कि अभी चल रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इंदौर मध्य प्रदेश में इस बार मनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं हमारे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो हमारे मोदी जी जो हैं वो पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश और यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, क्या पूरी हिस्ट्री है, क्या हमारा कल्चर कनेक्टेड है, बात करेंगे इसकी। इसी के साथ कई सारे और मुद्दों की बात करेंगे, सेंसस की बात करेंगे। बात ये चल रही है कि 10 साल में एक बार होने वाला सेंसस 2-3 सालों से अटका हुआ है, हो ही नहीं पा रहा। 2021 में होना था, 2023 आ चुका है और लग यही रहा है कि 2023 में भी नहीं हो पाएगा। क्या है पूरा मुद्दा, बात करेंगे। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे जोशी मठ में जो अभी सीन चल रहा है, जोशी मठ जैसे धंसता जा रहा है, क्या है उसके पीछे का सब चीजें, एडिटोरियल में उसकी भी बात करेंगे। और एक और चीज, आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ओके, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो आज का आपका क्वेश्चन शुरुआत में ही आ गया। शुरुआत में ही जो क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, जो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, वो ये है कि 10 जनवरी को जो ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। आज के दिन पे 10 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन ये है कि ये भी बताना कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई। ओके, बात करते हैं आगे। और देखो, सिर्फ 137 डेज बचे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए दिस इज अ बिग अलर्ट फॉर ऑल ऑफ दोज जिनका सपना आईएएस बनने का है। और देखिए, आईएएस बनना जो है इतना आसान बात नहीं है। आप सभी ने यूपीएससी की जर्नी देखी है, तो ये बहुत बड़ा अलर्ट है कि देखो, समय कम है, समय लिमिटेड है। बहुत समझदारी से अपने सिलेक्शंस करो, बहुत समझदारी से चीजें चुनो, बहुत समझदारी से ये देखो कि क्या आपको आगे चाहिए, किससे आपको गाइडेंस लेनी है, किससे आपको गाइडेंस नहीं लेनी है। क्योंकि देखो, कई बार गलत गाइडेंस भी आपको एक गलत राह की तरफ ले जाती है। तो फोकस करो जिन लोगों से आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, जिन लोगों ने खुद कभी प्रीलिम्स निकाला हो ना, उसी से गाइडेंस लेना। मेरी एक ही सलाह है आप लोगों से, जिन लोगों ने खुद कभी प्रीलिम्स निकाला हो, उन्हीं से यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने की गाइडेंस लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और हम आपके लिए लेकर आए एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम जो है लक्ष्य प्रोग्राम। और लक्ष्य प्रोग्राम के अंतर्गत हम यहाँ पे यूपीएससी 2023 की तैयारी आपसे करवा रहे हैं सिर्फ 23 रुपीज में। इसमें बेसिकली करंट अफेयर्स पे फोकस जो रहेगा, हमारा पूरा जो ये सेशन रहेगा लक्ष्य प्रोग्राम, तो करंट अफेयर्स टारगेट करेंगे और इसके बारे में हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में डेली करंट अफेयर्स की क्विज होगी और इसी के साथ में क्विज के साथ में अनलिमिटेड डाउट सेशंस, ज्योग्राफी मैपिंग के सेशन और सब कुछ होगा। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ ऊपर ब्लिंक होती हुई दिख रही होगी। और अगर इसमें एनरोल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप कर लेना एनरोल। देखो, सीट्स लिमिटेड हैं और अभी फिलहाल हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, सो दैट जितने भी लोग इसका बेनिफिट उठाना चाहें वो उठा लें। लेकिन देखो, एक लिमिट से ज़्यादा हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो सीट्स लिमिटेड हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज का पहला आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट डेसेनियल सेंसस। तो ये जो डेसेनियल सेंसस, डेसेनियल मतलब 10 ईयर्स में एक बार होने वाला ये सेंसस है और ये डिले हो रहा है। ठीक है, सेंसस जो है डिले हो रहा है, काफी लंबा यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस पूरे आर्टिकल की। तो देखो, ये जो डेसेनियल सेंसस है, इसमें हो क्या रहा है। ये जो सेंसस है 2021 में होने वाला था, लेकिन 2023 में भी होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता। पहले लग रहा था कि सितंबर 23 में शुरू होगा, लेकिन अब लग नहीं रहा ऐसा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो फ्रीजिंग डेट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की फ्रीजिंग डेट है, वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है और इसको कर दिया गया है जून 30। ओके, अब इसके 3 महीने बाद ही सेंसस शुरू हो सकता है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर से अगर सेंसस शुरू होता है
तो उसके बाद यहाँ पे 11 महीने कम से कम लगते हैं सेंसस को ख़त्म होने में। तो अगर ये सेंसस ख़त्म होने में 11 महीने लगते हैं और मार्च अप्रैल 2024 में इलेक्शंस होने हैं लोकसभा के, तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला जो इलेक्शन, ये वाला जो डेसेनियल सेंसस का जो प्रक्रिया है वो भी लग रहा है कि पूरी नहीं होगी। अब सेंसस कैसे कंडक्ट होते हैं, तो देखो इंडिया का पहला प्रॉपर और सिंक्रोनस सेंसस जो था वो शुरू हुआ था 1881 में। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था और इसी तरह से तब से लेकर आज तक 10-10 सालों में सेंसस हो रहा था। ओके, 2021 में सेंसस होना था, कोविड के चलते फिर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इश्यूज के चलते ये नहीं हो पाया। अब देखो इसके फेजेस की बात करें तो फर्स्ट फेज होता है सेंसस का, हाउसिंग एंड सेंसस। ओके, तो इसमें हाउसिंग का ध्यान रखा जाता है, बेसिकली एनुमरेशन वगैरह यहाँ पे होता है, डाटा कलेक्ट यहाँ पे होता है। इसके अलावा डाटा कलेक्ट होता है हाउसिंग कंडीशंस को लेकर, हाउस होल्ड एमिनिटीज को लेकर। इसके साथ में यहाँ पे जो सेकंड फेज होता है वो डाटा होता है पॉपुलेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके ऊपर यहाँ पे डाटा कलेक्ट होता है। ओके, अभी तक कितनी बार सेंसस टला है अगर आप ये देखो तो सेंसस वैसे हमारे देश में सेंसस एक्ट के थ्रू होता है, 1948 का एक्ट है, इसके थ्रू सेंसस हमारे देश में कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एक्ट है ये कहीं से कहीं तक बाइंड नहीं करता गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आपको इस तारीख को इस डेट पे सेंसस कराना ही पड़ेगा, इस तरह से कोई बाइंडिंग नहीं है। सेंटर जो है अपना जो इंटेंट है सेंसस कराने का वो नोटिफाई करती है गेजेट के थ्रू। ओके, और ये गेजेट के थ्रू यहाँ पे सब चीजें होती है। तो गेजेट में ही बार बार डिलेज की इन्फॉर्मेशन भी हमको मिली है। और स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कंट्रीज के सेंसस एक्सरसाइजेस कई बार डिले हुई हैं, पैंडेमिक के कारण भी डिले हुई हैं। इनमें से यूएस, यूके, चाइना, बांग्लादेश, इन्होंने भी यहाँ पे डिले किया था कोविड के चलते ये सेंसस एक्सरसाइज को, लेकिन अब तक इनकी सेंसस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमारे देश में नहीं हुई। अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी बात करूंगी, लेकिन सेंसस के बारे में थोड़ी और डिटेल्स। डेसेनियल सेंसस जो है अभी तक 16 टाइम्स कंडक्ट कराया गया है 2021 तक में। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे हर 10 साल में ये सेंसस होना चाहिए। 1872 में इसका आइडिया शुरू हुआ, 1872 में पहली बार सेंसस हुआ था अंडर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो। उसके बाद पहला कंप्लीट सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था। 1949 के बाद जितने भी सेंसस हुए हैं वो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत ही हुए हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल जो हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनका यहाँ पे पूरा योगदान रहता है, ये कंडक्ट करवाते हैं सेंसस इन इंडिया। लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, नेक्स्ट होना था 2021 में, लेकिन कोविड के चलते ये नहीं हो पाया। अब देखो पर्पस क्या होता है सेंसस का। देखो सबसे पहला पर्पस तो यही होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, प्लानिंग और फॉर्मुलेशन, पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको पॉलिसीज बनानी है, और पॉलिसीज किसके लिए बनानी है, जनता के लिए। तो जनता का डाटा तो होना चाहिए ना कि किसको कैसी क्या ज़रूरत है, नीड पता नहीं चलेगी तब तक आप कैसे पॉलिसीज बनाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे सेंसस की ज़रूरत लगती है। दूसरा, सेंसस जो है हमको बताता है कि हम हैं क्या और हम क्या बनने वाले हैं एज अ नेशन। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट को भी मदद करता है सेंसस, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, स्टेट को असिस्टेंस वगैरह देने में। ये सेंसस डाटा जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज भी यूज करती हैं, बिजनेस पीपल भी यूज करते हैं अपनी अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए। ओके, बात करते हैं कि सेंसस के स्टेजेस क्या होती है। तो एक तो होता है प्रिपरेटरी वर्क। ओके, तो प्रिपरेटरी वर्क में बहुत टाइम लगता है, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह, सारी डिटेल, सारा जो आपको डाटा है ये तैयार करना होता है। इसके अलावा एन्यूमरेशन होता है। एन्यूमरेशन के बाद होती है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स इवैल्यूएट होते हैं, इनका एनालिसिस होता है, और अल्टीमेटली डिसेमिनेशन किया जाता है रिजल्ट्स का, यानी कि पब्लिक डोमेन में रिजल्ट्स को रखा जाता है। ओके, बात करते हैं आगे, तो सेंसस क्यों ज़रूरी है। देखो सेंसस जो है ना आपको गवर्नेंस के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रेडिबल स्टैटिस्टिक्स यहीं से मिलती हैं, डेमोग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, लिटरेसी के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में, माइग्रेशन, रिलीजन, इन सभी के बारे में जो सबसे अच्छा आपको सबसे रिलायबल डाटा मिलेगा ना गवर्नमेंट का भी, वो सेंसस के थ्रू ही मिलता है। यहाँ पे डीलिमिटेशन करना होता है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन देना होता है, तो वो भी जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट के, असेंबली के, पंचायत के, कोई भी यहाँ पे डिसीजन है वो सेंसस के बेसिस पे ही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो स्कीम्स चल रही हैं या जो स्कीम्स लानी है उसका डिसीजन भी सेंसस के थ्रू होता है। फ्यूचर की प्लानिंग भी सेंसस के थ्रू होती है। ये डिटेल्ड अकाउंट हमको देते हैं हर एक इंडियन के बारे में, ठीक है। और जो सेंसस है वो स्टेट को कनेक्ट करता है हर इंडिविजुअल और उसकी नीड से।
ओके। वेलफेयर स्कीम्स भी जो बनाई जाती हैं वो सेंसस के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि सेंसस इतना डिले हो रहा है तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो देखो, पहला इम्पैक्ट हो सकता है पीडीएस के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसके अंतर्गत यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, और रूरल पॉपुलेशन जो है उसका 75%, और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका, ये अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन का 50% जो पॉपुलेशन है वो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होती है, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन इनको मिलते हैं। और ये जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलते हैं ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मिलते हैं। 2011 का जो सेंसस है उसकी बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़। ओके, अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखोगे, इस हिसाब से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 80 करोड़ लोगों को कवर करता है। लेकिन अगर अभी तक, तो क्योंकि 11-12 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारा सेंसस नहीं हुआ है, तो अभी पॉपुलेशन ऐसा माना जा रहा है कि अगर 137 करोड़ हो गई है तो ऐसे में पीडीएस का फायदा 10 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो लगभग 2.8 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, 1.8 करोड़ लोग बिहार से हैं जिनको पीडीएस का फायदा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा। ओके। दूसरी चीज़, कई सारी और वेलफेयर स्कीम है उनकी टारगेटिंग बहुत पुअर तरीके से हो रही है, क्योंकि कई सारी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिशियरी स्कीम्स होती हैं जिनमें आपको फर्टिलिटी रेट्स की ज़रूरत होती है, किसमें कितना फर्टिलिटी रेट है, इस सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, एज की ज़रूरत होती है। अब वो तो देखो 10-11 साल ऊपर हो चुकी है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो टारगेटिंग बहुत पुअर है। इसके अलावा माइग्रेशन डाटा भी हमको नहीं मिल पा रहा। अभी कोविड के टाइम पे आप लोगों को पता है कितना माइग्रेंट एक्सोडस हो रहा था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं था। उसके अलावा अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हम लेकर आए, इस तरह की स्कीम्स के लिए भी तो हमको माइग्रेंट डाटा चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। ओके, तो ये सारे इश्यूज हैं, और भी देखो कुछ इश्यूज यहाँ पे बताए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई कि जो भी यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा देती है, एड देती है, और ये फाइनेंस कमीशन का जो अलोकेशन होता है ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अब पॉपुलेशन 11-12 साल में तो बदल गई ना, 2011 के सेंसस के हिसाब से आप यहाँ पे अलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारे पास और कोई डाटा है ही नहीं, तो आज का जो डाटा है वो काफ़ी आउटडेटेड सा है। ओके। और ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि बाकी जो सर्वेज होते हैं ना, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया और इस तरह के जो भी सर्वेज होते हैं, वो अपना फ्रेमवर्क इसी सेंसस के ऊपर बिठाते हैं। तो मतलब सोचो, अगर ये सेंसस 2011 का है और ये डाटा हमारे 2023 में सूटेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो अगर इसके ऊपर बेस्ड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या जो भी इस तरह के सर्वेज हो रहे हैं वो कैसे हमारे लिए रिलायबल होंगे। ओके। तो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास डाटा को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, विच इज रिगार्डिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो वायनाड में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, स्पेशली वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखा गया कि कई बार जो टाइगर्स हैं वो ह्यूमन हैबिटेट्स में देखने को मिल जाते हैं, जो एलिफेंट्स हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहला तो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन हैं दोनों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो रहा है हैबिटेट को लेकर। ह्यूमंस को लगता है कि एनिमल्स उनके हैबिटेट में आ रहे हैं, एनिमल्स को लगता है कि ह्यूमंस उनके हैबिटेट में आ रहे हैं। ओके। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ती जा रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इस तरह के जो सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जैसे मान लो ये पूरा हैबिटेट हुआ करता था, इसमें बीच में से रोड निकाल दिया तो यहाँ से क्रॉस करते हुए बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण भी बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी वो गुजर रहे हैं कहीं से तो उनको झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, और इस कारण ऐसा हो जाता है। आप देखते हो एलिफेंट्स जो हैं क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई बार लेपर्ड्स और टाइगर्स कैटल्स लेकर चले जाते हैं, कैटल्स चुरा के कैटल लिफ्ट करके चले जाते हैं। इसके साथ कई बार यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे एनालिसिस यही दिखाता है कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी थ्रेट में है, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। और केरला में स्पेशली ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। इस तरह की स्पाइक हमको देखने को मिल रही है क्योंकि लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हो रहा है। जो चीज़ें पहले, जो लैंड फॉरेस्ट का हुआ करता था वही लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। जो लैंड पहले फॉरेस्ट का हुआ करता था वहीं पे अब इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ह्यूमन हैबिटेशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें एनिमल्स को और कम टॉलरेंट बना रही हैं, और इसके कारण ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। सोल्यूशन यही है कि हम कॉन्फ्लिक्ट का मिटिगेशन करें, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो इसकी कोशिश करें। तो गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, दोनों को सिंगल एंटिटी बनकर आगे आना होगा। वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के को एग्जिस्टेंस के लिए काम करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं आगे। देख रहे हो ये केरला,
केरला में यहाँ पे है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ केरला और कर्नाटका की बाउंड्री के यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। इसके अलावा और भी कई सारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एक है यहाँ पे देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केरला में है, ठीक है। लोकेशन याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि वाइल्ड लाइफ है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ओके, इसके साथ में देखो एक और है इराविकुलम नेशनल पार्क, ओके, इसके साथ है पेरियार नेशनल पार्क, और इस तरह के कई सारे नेशनल पार्क्स आपको केरला में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, जब बात करें तो कुछ डाटा हमारे पास है। पहला तो डाटा ये है कि 2018-19 से लेके 2021 के बीच में 222 एलिफेंट्स को यहाँ पे झटका लगा था इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण, और इनकी जान चली गई। 29 टाइगर्स को यहाँ पे किल किया गया था पोचिंग के द्वारा, ठीक है, इन 3 इयर्स, जिसमें 197 टाइगर्स जो थे वो डेथ उनकी हो गई अंडर स्क्रूटिनी। साथ में ह्यूमन कैजुअलिटीज जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं एनिमल्स के साथ हो रहे हैं, और उसमें एलिफेंट्स ने लगभग 1500 से ज्यादा ह्यूमंस को किल कर दिया लास्ट 3 इयर्स में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं इस तरह की। टाइगर्स ने लगभग 125 ह्यूमंस को किल किया रिजर्व्स में, ओके, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। तो इस तरह की जो डाटा है वो हमको दिखाता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, दैट इज ग्रोइंग, एंड दैट इज ग्रोइंग वेरी हाईली एंड वेरी कंसर्निंग इशू इट इज बिकमिंग, ओके। नेक्स्ट इशू है हमारे प्रवासी भारतीय दिवस का। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, और इसको लेकर जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होते हैं ना, पहले हर साल होते थे, अब हर 2 साल में होते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर का हमारे रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, डायस्पोरा से, ओके। तो देखो, नेशन जो है, नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा, मोदी टेल्स ओवरसीज इंडियंस। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये मनाया जाता है एनआरआईज के लिए और उन लोगों के लिए जिनका ओरिजिन इंडिया से है, भारत से है। तो हमारे मोदी जी जो हैं वो 17th प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए पहुंचे इंदौर मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे इन्होंने इन्हें भारत जीवी बुलाया, भारत वंशी बुलाया, इन एनआरआईज, इन जो डायस्पोरा वाले लोग हमारे देश में आए थे, उन सभी को भारत वंशी बुलाया। और ये कहा कि जो डायस्पोरा है हमारे भारत का ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे केपेबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है, और ये हमारे राष्ट्रदूत हैं, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मेक इन इंडिया के, योगा के, आयुर्वेदा के, इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज के, इंडिया के मिलेट प्रोग्राम के, एंड सो ऑन। तो जो भी इंडिया की अचीवमेंट है ना, उन सबके ब्रांड एम्बेसडर्स कहा गया है हमारे डायस्पोरा को। डायस्पोरा क्या होता है भाई? डायस्पोरा वो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो बिलोंग इंडिया से करते हैं, या जो बिलोंग किसी ओरिजिन वाली नेटिव कंट्री से करते हैं, लेकिन आज के समय पे कहीं और पे बेस्ड है। जैसे इंडिया के से बिलोंग करने वाले लोग कनाडा में आपको देखने को मिलते हैं, यूएस में देखने को मिलते हैं, यूके में देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारे लोग जो कनाडा, यूएस, यूके में रह रहे हैं, चाहे वहाँ की ही सिटीजनशिप इनके पास हो, लेकिन ओरिजिन तो इंडिया का है ना, तो ये डायस्पोरा हुए हमारे, ओके। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को, एवरी अदर ईयर मनाया जाता है, हर 2 साल में एक बार। 2016 के पहले ये हर साल मनाया जाता था, ओके। ये ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी जो है, इनका कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए, मार्क करने के लिए बनाया जाता है। 9 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो महात्मा गांधी भी उस टाइम पे इंडिया का डायस्पोरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वहां से ये इंडिया लौटे 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए इसी दिन पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको स्पॉन्सर करती है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल मनाया जाता था 2003 से लेकर 2006 तक, 2015 तक के, और 2016 से लेकर इसको हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना, हर 2 साल में, आज के टाइम पे इसको एक बार मनाया जाता है, हर 2 साल में। ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन कम्युनिटी जो ओवरसीज रह रही है, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करता है, हमारे एंसेस्टर्स की कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करता है, एक प्रॉपर नेटवर्क बनाता है ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी और आज के इंडिया के बीच में, और हमारे वर्ल्ड में हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश ये करता है। बात करते हैं 17 प्रवासी भारतीय दिवस की, जो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, 8 to 10 जनवरी के बीच में ही मनाया जा रहा है। इसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल से इनका मतलब है 2047, जब हम अपने 100 साल आज़ादी के पूरे कर लेंगे। तो अराउंड 3500 मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे आए हैं, 70 कंट्रीज से आए हैं। यहाँ पे एक पोस्टल स्टैंप भी इनॉग्रेट किया गया, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट एवर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन भी लगाया गया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी थीम रखी गई। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। एक इशू ये है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की गई है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इंडिया और ब्रिटेन ने ये यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे बेसिकली एम ये है कि इंडिया और ब्रिटेन के 3,000 लोग जो हैं हर साल एवरी ईयर एक दूसरे की कंट्रीज में आ जा सकेंगे। 18 टू 30 ईयर्स के ये जो एज वाले जो 3,000 लोग हैं, ये हर साल आ जा सकेंगे एक दूसरे की कंट्रीज में फॉर ऑल द प्रोफेशनल थिंग्स। ठीक है, जैसे पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, या आपस में एक दूसरे के साथ ये पीपल टू पीपल शेयरिंग हम करने वाले हैं। ओके, और ये सब लॉन्च हुआ है जनवरी 9 को, जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है। ओके, तो ये जो लॉन्च है, ये इंडिया और यूके का जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू साइन हुआ था, ठीक है, 2021 में G20 समिट के दौरान, उसी के अंतर्गत ये यंग प्रोफेशनल स्कीम लाई गई है। इस स्कीम को रन किया जाएगा 3 इयर्स के लिए, और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के देशों से आ जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज हम एक्सचेंज कर सकें, और इसके थ्रू हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो हो सके। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, विच इज़ अबाउट ओजोन लेयर हीलिंग। तो यूएन ने ये कहा है कि 2066 तक जो ओजोन लेयर है, जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो ओजोन लेयर में छेद हो गए थे, होल्स हो गए थे, वो मेंड हो जाएंगे बाय 2066। ओके, और ये होल है अंटार्कटिका के ऊपर, जो मेंड हो जाएगा बाय 2066। आने वाले 43 ईयर्स में हो सकता है ये मेंड हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए। यूएन की ये रिपोर्ट है। तो बेसिकली भाई देखो, आप लोगों को पता होगा हमारा जो अर्थ है, इसके एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एग्जोस्फेयर। जो ओजोन है, ओजोन क्या है, इसको हम ओत्री कहते हैं। ओत्री यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब साथ में आते हैं वो ओजोन बनाते हैं। और ओजोन जो है अलग अलग लेयर्स में आपको मिलती है। लेकिन ये ओजोन कहाँ पे मिल रही है, उस हिसाब से ये ओजोन गुड ओजोन या बैड ओजोन बनती है। अगर ये ओजोन आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है, अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है, तो ये गुड ओजोन है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करती है सन की यूवी रेज से। ये जो सन की यूवी रेज हैं आप तक नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ दिस गुड ओजोन, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। और इन यूवी रेज अगर आप तक पहुंच जाएंगी तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, तो आपको ये प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर। लेकिन यही ओजोन जब ट्रोपोस्फेयर में आपको देखने को मिलती है, लोअर एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलती है, तो ये पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करती है। पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करके हमारे एटमॉस्फेयर को ये सांस लेने लायक नहीं छोड़ती। इसीलिए जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है ना, दैट इज बैड ओजोन, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है दैट इज गुड ओजोन। ओके, और क्या हो रहा था कि ये जो गुड ओजोन है, इस गुड ओजोन की जो लेयर है, इसमें होल्स क्रिएट हो रहे थे। क्यों ये होल्स क्रिएट हो रहे थे? क्योंकि हम इतने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं, इतने ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं कि ये ओजोन में होल क्रिएट हो रहा था। ओके, और इसीलिए यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स जैसे कुछ प्रोटोकॉल हमने बनाए। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लेकर आए, जिसमें हमने बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय होने वाले जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं, उनको यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे, उनका जो यूज है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी बनी, जिसमें सभी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, उन्होंने साइन किया इसको। यूएन के अंतर्गत ये काम हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका कंजप्शन हम रिड्यूस करेंगे, कट डाउन करेंगे। और एटमॉस्फेयर में इस तरह की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इनकी प्रेजेंस हम कम करेंगे। लेकिन जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रेजेंस हमने कम करी, तो हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ले आए। और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो थी, ये भी प्रॉब्लम दे रहे थे। ठीक है, तो फिर किगाली अमेंडमेंट हुआ इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी हम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फेज डाउन करेंगे, क्योंकि ये भी ओजोन डिप्लीशन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ओके, इसके बाद वियना कन्वेंशन, इसके इनफैक्ट पहले आ गया था 1985 में, जिसमें ये बात हुई कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आने वाला है, उसमें कौन कौन से गैसेज या कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक फ्रेमवर्क था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, तो ये था हमारा पूरा ओजोन लेयर के बारे में। नाउ वी आर सीइंग आर एडिटोरियल। एडिटोरियल है अबाउट ह्यूमन अग्रेशन ऑन अ माउंटेन, जो कि हिमालयाज की बात हो रही है। हिमालयाज में जो अग्रेशन, ह्यूमन अग्रेशन देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण जोशीमठ जैसी जगह जो है वो सिंक होती हुई हमको दिख रही है। ओके, तो आर्टिकल जो है, एडिटोरियल जो है, इसी की बात करता है कि भाई अभी इससे पहले चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा था।
ये चारधाम प्रोजेक्ट के ऊपर सभी लोगों ने अपनी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिखाई, अपना अपना प्रोटेस्ट दिखाया, क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले लोग जानते हैं कि जो चारधाम प्रोजेक्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बन रहा है, वो उनके खुद के जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनके सब्सिस्टेंस के लिए सही नहीं है, उनके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आए, जिसके कारण इकोलॉजी यहाँ पे और डिस्टर्ब हुई। साथ में यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए पिलग्रिम टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रोड्स बनाए जाने लगे, टनल्स बनाए जाने लगे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस नॉर्म्स तो ले आए ऑन लेटर, ये गवर्नमेंट जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस नॉर्म्स तो ले आई, लेकिन ऑन स्पिरिट हम इसको फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 66 टनल्स हम बनाएंगे यहाँ पे हिमालयन उत्तराखंड में, और इन 66 टनल्स के कारण क्या होगा, इन 66 टनल्स के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है एनवायरनमेंट को, इरोजन हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स आ सकते हैं, और यहाँ का जो पूरा इकोलॉजी है दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन बी वेरी मच डिस्टर्ब, क्योंकि काफ़ी फ्रेजाइल इकोलॉजी यहाँ पे है। और इसी के कारण जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो अनस्टेबल हो सकते हैं। ये जो हाईवेज बनाने की बात हो रही है, या हाईवेज जो हैं ये डबल हो गए हैं, पूरे 2-3 सालों में ये डबल हो गए हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यहाँ पे बढ़ गई है, और इसके कारण लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, ग्राउंड वाटर जो कंजप्शन है वो बहुत बढ़ गया है, इनफैक्ट पॉल्यूटेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, रेनफॉल एरेटिक हो गई है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा एक्विफर सिस्टम जो है ना दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, दैट हैज़ बीन अनस्टेबलाइज्ड। ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत अनस्टेबल हो गया है, और जोशीमठ जो कि 6000 फीट के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है, ये बहुत तेजी से सिंक हो रहा है ह्यूमन कॉजेज के कारण। यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ब्लेम इसके ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि देखो एक तरह से देखा जाए तो ये ओल्ड ग्लेशियल डिपॉजिट्स के ऊपर बना हुआ है, जोशीमठ के नीचे ही ये पूरा का पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो टनल्स बहुत सारे बनाए गए हैं, और इसके चक्कर में यहाँ पे अलकनंदा रिवर के आसपास बहुत छेड़खानी करी गई है। यहाँ पे पोर प्रेशर जो है उसमें काफ़ी डिप्लीशन हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे ग्राउंड जो है वो काफ़ी अनस्टेबल हो गया है। स्टीप ग्रेडियंट में आपको पता होगा उत्तराखंड के हिमालयाज जो है ना वो इस तरह से स्टीप हैं, काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट वेरिएशन, बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन बहुत कम कम टाइम में आपको देखने को मिलता है, और हिमालयन टेरेन इसीलिए बहुत ज़्यादा वनरेबल है। और यहाँ पे हमको टूरिज्म अगर लाना भी है ना, तो ये टूरिज्म सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म की हमको ज़रूरत है, ना कि मास टूरिज्म की ज़रूरत है। ठीक है, और इसीलिए हमको फोकस करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक वेस्ट वगैरह बहुत हो जाता है इस टूरिज्म के चक्कर में, इन सब चीज़ों को हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, केदारनाथ फ्लड्स आए थे, वो एक हमारे लिए वेकअप कॉल था, हमने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद चमोली के फ्लड्स आए, हमने उसकी नहीं सुनी। ठीक है, अब ये जोशीमठ इज अ अनदर वेकअप कॉल। ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने चमोली डिजास्टर के टाइम पे भी ये कहा था कि लॉन्ग टर्म में ज़रूरी है कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी तरफ हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है, तो कह हम कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो हमको चाहिए ना वो ऐसी चाहिए जो हिमालयाज के हिसाब से सस्टेनेबल हो। ओके, और इसके अलावा उत्तराखंड जो है वो अब ऐसी जगह हो गया है जो कि बहुत वल्नरेबल, बहुत फ्रिजाइल है। तो आप यहाँ पे ह्यूमन वेलबींग की स्ट्रैटेजी लेकर आइए, और ये स्ट्रैटेजी बेस्ड होनी चाहिए ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। यहाँ पे हम ऐसा अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दिस इज टोल्ड टू बी, उत्तराखंड को अबोर्ड ऑफ द गॉड कहा जाता है, और यहाँ पे इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को ही गॉड समझें और इसके लिए काम करें, इंस्टीड ऑफ जस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, तो इसके ऊपर ये पूरा एडिटोरियल था, आई होप आपको समझ में आया। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में पूछे थे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।